नमस्ते एवरीवन और वेलकम। आज हम यूनिट 2 की शुरुआत कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के बायोलॉजिकल फाउंडेशंस। देखिए, एज फ्यूचर काउंसलर्स ये समझना कि जिंदगी का ब्लूप्रिंट क्या है, ये सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं है, ये आपके हर क्लाइंट की कहानी का समझिए पहला चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबने कभी ना कभी सोचा जरूर है कि मेरी आंखें मेरी माँ जैसी क्यों हैं, या मेरी हाइट मेरे फादर जैसी क्यों है। ये जो छोटे छोटे ट्रेट्स हैं, इन्हें आखिर डिसाइड कौन करते हैं? इसका जवाब हमारे अंदर ही है, एक मास्टर प्लान में। तो इस इनहेरिटेंस को समझने के लिए पहले हमें इस ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ को डीकोड करना होगा। सोचिए, ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो हमारे हर एक सेल के अंदर लिखी हुई है, और यही मैनुअल सब कुछ डिसाइड करती है। हमारे बालों के रंग से लेकर हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करेगी, सब कुछ। और ये पूरी कहानी शुरू होती है यहाँ से, सेल से। ये लाइफ का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। आप, मैं, हम सब ट्रिलियंस ऑफ इन्हीं छोटी छोटी यूनिट्स से बने हैं जो एक साथ मिलकर काम करती हैं। हर ऑर्गन, हर टिश्यू, सब कुछ इन्हीं सेल से बना है। अब हर सेल के कंट्रोल सेंटर में, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, हमें ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये हैं क्रोमोसोम्स। अगर आप सेल को एक बिल्डिंग माने, तो क्रोमोसोम्स उस बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स की पूरी लाइब्रेरी हैं। और ये लाइब्रेरी बहुत नीटली ऑर्गेनाइज्ड है, 23 जोड़ों में, यानी 23 पेयर्स में। हर एक क्रोमोसोम असल में डीएनए का एक बहुत ही लंबा, टाइटली कॉइल्ड मॉलिक्यूल है। हाँ, वही फेमस डबल हीलिक्स। डीएनए बेसिकली वो केमिकल लैंग्वेज है जिसमें हमारी पूरी बायोलॉजिकल स्टोरी लिखी हुई है। तो ये है हमारी मास्टर रेसिपी बुक। और अगर डीएनए पूरी रेसिपी बुक है, तो जीन्स उसकी इंडिविजुअल रेसिपीज हैं। एक जीन क्या है? ये डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है, एक स्पेसिफिक सेगमेंट जो एक खास ट्रेट के लिए कोड करता है, जैसे आपकी आंखों का रंग, बालों का टेक्सचर, या कुछ हेल्थ कंडीशंस के लिए आपकी वल्नरेबिलिटी भी। तो ठीक है, हमारे पास एक सिंगल सेल के अंदर ये पूरा ब्लूप्रिंट है। लेकिन सवाल ये है कि वो एक सेल एक पूरे कॉम्प्लेक्स इंसान में आखिर बदलता कैसे है? इसका जवाब एक कमाल के प्रोसेस में है, सेल डिवीजन, यानी डुप्लीकेशन और डिवीजन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस, और इसी से हमारी बॉडी ग्रो करती है और खुद को रिपेयर करती है। देखिए, यहाँ होता क्या है कि एक सेल अपने सारे 46 क्रोमोसोम्स को परफेक्टली कॉपी करता है और फिर दो बिल्कुल सेम आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाता है। ऐसे ही हम बढ़ते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी एक अलग, बहुत ही स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन यूज करती है। इसका नाम है मियोसिस। देखिए, कंफ्यूज मत होना, माइटोसिस ग्रोथ के लिए है और आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है। मियोसिस दूसरी तरफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को शफल करता है ताकि यूनिक सेक्स सेल्स यानी स्पर्म और एग बना सके, और इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर आधा होता है। तो अब हमारे पास ब्लूप्रिंट है और सेल डिवीजन का मेथड भी है। चलिए अब देखते हैं इस गेम के रूल्स क्या हैं। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आखिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होती कैसे है? ये है मियोसिस का प्रोसेस। हाँ, ये माइटोसिस से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये एक 46 क्रोमोसोम्स वाले सेल से शुरू होता है और 2 राउंड्स ऑफ डिवीजन के बाद 4 सेक्स सेल्स या गमीट्स प्रोड्यूस करता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर गमीट में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि जब स्पर्म और एग मिलें तो बेबी के पास करेक्ट टोटल 46 क्रोमोसोम्स आ जाएं। और पता है, इस प्रोसेस का एक सबसे डायरेक्ट और फैसिनेटिंग रिजल्ट है बायोलॉजिकल सेक्स का डिटर्मिनेशन। देखिए, मदर हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम ही कंट्रीब्यूट करती है। फादर का स्पर्म है जो डिसाइड करता है। अगर स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है तो चाइल्ड फीमेल XX होगी। अगर वाई क्रोमोसोम है तो चाइल्ड मेल XY होगा। सिंपल इज दैट। अच्छा, अब थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं। हमें अलील्स के बारे में बात करनी होगी। देखिए, हर जीन के, जैसे आई कलर का जीन, डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। इन्हीं वर्जन्स को हम अलील्स कहते हैं। और आपको हर जीन के लिए एक अलील अपनी मदर से मिलता है और एक अलील अपने फादर से। अब इन अलील्स में से कुछ होते हैं डोमिनेंट, मतलब अगर वो प्रेजेंट है तो उनका ट्रेट जरूर दिखेगा, नो मैटर व्हाट। दूसरे होते हैं रिसेसिव। ये थोड़े शर्मीले होते हैं। ये अपना ट्रेट सिर्फ तभी दिखाते हैं जब आपको इनकी 2 कॉपीज मिलती हैं, एक हर पेरेंट से। आई कलर इसका बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है। ब्राउन आइज का जो अलील है वो ब्लू आइज के अलील पर डोमिनेंट है। इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब ये कि ब्लू आइज होने के लिए आपको वो रिसेसिव ब्लू आई अलील दोनों पेरेंट्स से इनहेरिट करना पड़ेगा। अगर आपको एक भी ब्राउन आई अलील मिल गया ना, तो आपकी आंखें ब्राउन ही होंगी। लेकिन ऑफ कोर्स बायोलॉजी हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। कभी-कभी दोनों अलील्स एक्सप्रेस होते हैं, जैसे AB ब्लड टाइप में। इसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। बहुत सारे ट्रेट्स जैसे कि हाइट पॉलीजेनिक होते हैं, मतलब उन पर कई सारे जीन्स मिलकर असर डालते हैं। और कुछ ट्रेट्स एक्स लिंक्ड होते हैं, जो एक्स क्रोमोसोम पर कैरी होते हैं। यही वजह है कि कलर ब्लाइंडनेस मर्दों में ज्यादा कॉमन है। अब तक हमने देखा कि ये सिस्टम कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है, लेकिन तब क्या होता है जब इस ब्लूप्रिंट पे कोई एरर आ जाए, कोई गड़बड़ हो जाए? जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज को समझना आपके लिए एज अ काउंसलर बहुत बहुत जरूरी है। एज फ्यूचर काउंसलर्स ऑफ फैमिली थेरेपिस्ट्स ये आपके लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जेनेटिक वेरिएशंस किसी भी इंसान की फिजिकल डेवलपमेंट, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज और उनकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। इसके बायोलॉजिकल बेसिस को जानने से आपको इंडिविजुअल्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करने का एक बेहतर अप्रोच मिलता है। इन एबनॉर्मैलिटीज को हम बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज में समझ सकते हैं। पहले हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, जो हमारे पहले 22 क्रोमोसोम पेयर से जुड़े होते हैं। फिर हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स, जो खास तौर पर X या Y क्रोमोसोम से। और तीसरे हैं मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स, जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के एक कॉम्प्लेक्स मिक्स का नतीजा होते हैं। और ये हमें एक आखिरी और सबसे बुनियादी सवाल पर लाता है, जिसे हम इस पूरे कोर्स में आगे भी एक्सप्लोर करते रहेंगे। हमारे जीन्स हमारी कहानी का पहला ड्राफ्ट तो लिख देते हैं, हमारी बायोलॉजिकल नींव रख देते हैं, लेकिन हमारी आखिरी कहानी का कितना हिस्सा हमारे अनुभवों से, हमारे माहौल से, हमारे रिश्तों से और हमारे खुद के चॉइसेस से बनता है? यही नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट का दिल है। नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। तो चलिए हम अपने PG डिप्लोमा कोर्स इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी में यूनिट 2 को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पार्ट 2 में बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को और भी क्लोजली देखेंगे। स्पेसिफिकली हम जेनेटिक्स से लेकर बर्थ तक की पूरी जर्नी को ट्रेस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरी प्रोसेस में आपका यानी एक काउंसलर का रोल आखिर है क्या? चलिए इस एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर। ये सिर्फ एक एकेडमिक डिबेट नहीं है। एज अ काउंसलर ये सवाल आपके रूम में आपके सामने बैठी फैमिली के चेहरे पर लिखा होगा। वो आपसे पूछेंगे, क्या हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम हमारी वजह से है? इसलिए ये समझना कि बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट आखिर काम कैसे करता है, ये आपके लिए कोई टेक्स्ट बुक चैप्टर नहीं, बल्कि एक एसेंशियल प्रैक्टिकल स्किल है। ओके, सो हियर इज आवर रोड मैप फॉर टुडे। पहले हम बात करेंगे जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, यानी जब ब्लूप्रिंट में ही कुछ गड़बड़ हो जाए। फिर हम कंसेप्शन से बर्थ तक की उस इनक्रेडिबल जर्नी को देखेंगे। उसके बाद हम उस जर्नी में आने वाले पोटेंशियल हैजर्ड्स पर नजर डालेंगे और फाइनली इन सब चैलेंजेस के बीच काउंसलिंग और मॉडर्न सॉल्यूशंस कैसे एक उम्मीद की किरण बन सकते हैं। Alright, let's dive right into our first section, genetic and chromosomal disorders. Let's talk about what happens when the blueprint itself has some errors. ओके, सबसे पहले इस एक बेसिक बट एब्सोल्युटली क्रूशियल डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स इनहेरिटेड होते हैं, वो फैमिली में जीन्स के थ्रू पास ऑन होते हैं। लेकिन क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज वो अक्सर रैंडम एरर्स होते हैं जब सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं। वो यूजुअली हेरिडिटरी नहीं होते। अब आप सोचिए, एज अ काउंसलर ये जानकारी कितनी पावरफुल है, क्योंकि फैमिली का पहला सवाल यही होगा, क्या ये आगे भी हो सकता है? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हीमोफीलिया ये एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें ब्लड ठीक से क्लॉट नहीं होता, और अहम बात यह है कि ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, यानी इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर बैठा होता है। अब इस एक छोटी सी डिटेल से पूरा इनहेरिटेंस का पैटर्न ही बदल जाता है, जो हम अभी देखेंगे। अब इस चार्ट को देखिए, ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट बिलीव मी, दिस पनिट स्क्वायर इज योर बेस्ट फ्रेंड एज अ काउंसलर। ये प्रोबेबिलिटीज को इतना सिंपल बना देता है। यहां साफ दिख रहा है, अगर मदर कैरियर है और फादर को कंडीशन नहीं है, तो हर बेटे के पास 50% चांस है कि वो इफेक्टेड होगा, और हर बेटी के पास 50% चांस है कि वो कैरियर बनेगी जस्ट लाइक हर मदर। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट्स द बिग पिक्चर हियर? इस साइंस का ह्यूमन साइड क्या है? एज अ काउंसलर आपको इस बायोलॉजी के पीछे का इमोशन समझना है। यहां पर जीन मदर से सन में जा रहा है। इसकी वजह से मदर्स अक्सर बहुत ज्यादा गिल्ट और सेल्फ ब्लेम फील करती हैं। उनके इस इमोशनल बर्डन को समझना, उन्हें सपोर्ट करना और ये समझाना कि ये उनकी गलती बिल्कुल नहीं है,
दिस इज वेयर योर रोल बिगिंस। रिमेंबर हमने सेल डिवीजन एरर्स की बात की थी, वो रैंडम मिस्टेक्स। वेल, ये हैं उसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स जो आप अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर देखेंगे। कंडीशंस जैसे डाउन सिंड्रोम, जिसमें 21st क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, ये सभी बच्चे के फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर अहम असर डालती हैं। Alright, let's shift gears. अब हम उस मैजिकल जर्नी की बात करते हैं जहां एक सिंगल सेल से एक पूरा इंसान तैयार होता है। सीरियसली, ये 9 महीने हैं, नेचर का एक मिरेकल ही तो है। तो ये पूरी 9 महीने की जर्नी ये 3 मेन स्टेजेस में डिवाइड की जाती है: द ज़ाइगोट पीरियड, द एम्ब्रियो पीरियड एंड द फीटस पीरियड। हर स्टेज का अपना एक क्रिटिकल रोल है। और ये पिक्चर, वाओ, ये उस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को कितनी खूबसूरती से दिखाती है, राइट? देखिए, एक छोटे से सेल्स के क्लस्टर से लेकर एक पूरे वेल फॉर्म्ड बेबी तक का सफर। द स्पीड ऑफ ग्रोथ इज जस्ट, इट्स एब्सोल्युटली अस्टॉनिशिंग। नाउ, इन तीनों स्टेजेस में से ये जो बीच वाला स्टेज है, द एम्ब्रियो स्टेज, 2 से 8 हफ्ते, इसको सबसे सेंसिटिव, सबसे क्रिटिकल माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसी टाइम पर बॉडी का पूरा फाउंडेशन बन रहा होता है, दिल धड़कना शुरू करता है, ब्रेन, ऑर्गन्स, हाथ, पैर, सब कुछ फॉर्म हो रहा होता है। इसीलिए इस स्टेज पर कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस जैसे कि ड्रग्स या स्ट्रेस बहुत डैमेजिंग हो सकता है। और जैसा हमने अभी कहा, ये जर्नी हमेशा बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है। इसमें कुछ रिस्क्स, कुछ हैजर्ड्स भी हो सकते हैं। तो चलिए अब उन्हीं हैजर्ड्स की बात करते हैं जो एक डेवलपिंग चाइल्ड को इफेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इन हैजर्ड्स को हम बेसिकली 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक तरफ है फिजिकल हैजर्ड्स जैसे मैल न्यूट्रिशन, लेकिन एज फैमिली थेरेपिस्ट आपका फोकस राइट साइड वाले कॉलम पर यानी साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स पर कहीं ज्यादा होगा। चीजें जैसे बेटा होने का सोशल प्रेशर या फिर अ वेरी हाई लेवल ऑफ मैटरनल स्ट्रेस। ये कोट आपकी टेक्स्ट बुक से है एंड इट्स सो इंपॉर्टेंट। जस्ट स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट। हमारी सोसाइटी में प्रेगनेंसी को लेकर कितनी सारी ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं, कितने सारे रूल्स हैं। इनका प्रेशर होने वाली मदर पर कितना ज़बरदस्त गिल्ट और स्ट्रेस क्रिएट करता है। और ये स्ट्रेस ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसका एक डायरेक्ट बायोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। लुक एट दिस, जब मदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती है तो फीटस तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई एक्चुअली कम हो सकती है, और स्ट्रेस हार्मोन्स वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके सीधा बेबी तक पहुंच जाते हैं। सो यू सी, द साइकोलॉजिकल लिटरली बिकम्स बायोलॉजिकल। एक माँ का इमोशनल स्टेट बच्चे के फिजिकल वर्ल्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ओके, आई नो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स और हैजर्ड्स के बारे में सुन के थोड़ा हैवी फील हो सकता है, बट दिस इज वेयर वी टर्न अ कॉर्नर। दिस इज वेयर यू, द काउंसलर, एंटर द पिक्चर। अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लीज इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। आपका काम फैमिली को ये बताना नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए। नो, आपका काम है कॉम्प्लेक्स मेडिकल इंफॉर्मेशन को आसान बनाना, उनके सामने ऑप्शंस रखना ताकि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले सकें। तो आखिर कौन आएगा आपके पास काउंसलिंग के लिए? वेल, ये एक लिस्ट है कुछ कॉमन सिचुएशंस की जहां जेनेटिक काउंसलिंग बहुत हेल्पफुल हो सकती है। जैसे कपल्स जिनके बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं या जिनकी फैमिली में पहले से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये सिचुएशंस आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगी कि कब रिफरल जरूरी है। पहले के ज़माने में लोगों के पास सिर्फ डर और अनिश्चितता, अनसर्टनिटी होती थी। बट टुडे वी हैव साइंस। हमारे पास ये कमाल के डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं जो उस अनसर्टनिटी को कम करके कॉन्क्रीट आंसर्स दे सकते हैं। ये टूल्स डर को फैक्ट से रिप्लेस करते हैं। तो मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। एज अ फ्यूचर काउंसलर, आपका रोल एक ब्रिज की तरह है, एक ऐसा पुल जो साइंस को ह्यूमन इमोशन से जोड़ता है, एक ऐसा पुल जो एक फैमिली को डर के अंधेरे से निकालकर इंफॉर्मेशन की रोशनी से एम्पावर्ड डिसीजंस तक ले जाता है। सवाल यह है, आप वो ब्रिज कैसे बनेंगे? इस पर जरूर सोचना। थैंक यू। नमस्कार स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम आपके पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी कोर्स के यूनिट 2 पार्ट 3 में डाइव करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जन्म से पहले की जर्नी को समझेंगे, यानी प्रीनेटल डेवलपमेंट और उस दौरान आने वाले बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। एक काउंसलर के लिए ये नॉलेज बिल्कुल फाउंडेशनल है। तो सबसे पहले चलिए इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक नया जीवन जब बन रहा होता है तो उसे जन्म से पहले किन खतरों का सामना करना पड़ता है? और देखिए, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। आपके लिए एज फ्यूचर काउंसलर्स इसका जवाब जानना एक प्रोफेशनल नेसेसिटी है।
जब तक आप इन रिस्क्स को अच्छे से नहीं समझेंगे, आप उन फैमिलीज को इफेक्टिवली गाइड नहीं कर पाएंगे जो आपके पास मदद के लिए आएंगी। ओके, सो इस टॉपिक को आसानी से समझने के लिए ये है हमारा रोड मैप। हम प्रेगनेंसी के डेलिकेट टाइमलाइन से शुरू करेंगे, फिर हम उन अदृश्य खतरों पर फोकस करेंगे जिन्हें हम टेराटोजेंस कहते हैं। फिर विल टॉक अबाउट द मदर्स रोल, द बर्थ प्रोसेस, और एंड में हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके समझेंगे कि ये सब आपकी काउंसलिंग प्रैक्टिस के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। रेडी? लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहले प्रेगनेंसी की इस जर्नी को उसके क्रिटिकल विंडोज के थ्रू समझते हैं। देखिए, प्रीनेटल डेवलपमेंट में ये जानना जितना ज़रूरी है कि खतरा क्या है, उतना ही ज़रूरी, शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो कब सामने आया। यहाँ पर टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। नाउ ये टाइमलाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स को सामने लाता है। जरा देखिए, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, यानी तीसरे से 8वें हफ्ते के बीच, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा नाजुक दौर है। इसी टाइम बच्चे के सारे मेजर ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स की नींव रखी जाती है। और सबसे क्रिटिकल बात क्या है, ये हाई वल्नरेबिलिटी का फेज आमतौर पर उस समय होता है जब अक्सर महिलाओं को ये पता भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट हैं। थिंक अबाउट दैट। अब हम उन्हीं अदृश्य खतरों की बात करते हैं। साइंस की लैंग्वेज में इन एक्सटर्नल थ्रेट्स को हम टेराटोजेंस कहते हैं। बेसिकली ये वो एनवायरमेंटल एजेंट्स हैं जो प्रीनेटल पीरियड के दौरान बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आखिर एक टेराटोजन क्या हो सकता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टर्म बहुत ब्रॉड है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई प्रिस्क्राइब दवाई, एक आम सा इन्फेक्शन, पोल्यूशन या इवन रेडिएशन। इसका जो की फैक्टर है ना, वो है इसकी पोटेंशियल टू डिसरप्ट द डेलिकेट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इन अलग अलग रिस्क्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इन्हें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। चलिए पहली कैटेगरी से शुरू करते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल चॉइसेस और दवाइयों से जुड़े खतरे शामिल हैं। ये लिस्ट आपको काफ़ी जानी पहचानी लग रही होगी, राइट? एंड दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे सुबह की कॉफ़ी या एक सिंपल पेन किलर, अगर गलत डोज में या गलत समय पर ली जाए तो एक बड़ा रिस्क बन सकती हैं। ये इस बात को हाईलाइट करता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मेडिकल गाइडेंस और अवेयरनेस दोनों ही एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल हैं। टेराटोजेंस के असर को और गहराई से समझने के लिए आइए एक बहुत ही स्पेसिफिक और वेल डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल देखते हैं। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम यानी FAS। ये उन डिफेक्ट्स का एक क्लस्टर है जो सीधे तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल कंजम्पशन से होता है। फैस का असर बहुत गहरा और लाइफ लॉन्ग होता है। इससे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट से लेकर स्लो फिजिकल ग्रोथ और चेहरे पर कुछ खास फीचर्स तक आ जाते हैं। आपके लिए एज काउंसलर्स इन पैटर्न्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो सकता है जब आप ऐसी फैमिलीज के साथ काम कर रहे हैं जो सब्सटेंस अब्यूज से स्ट्रगल कर रही हैं। ओके, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर। खतरे हमेशा पर्सनल कंजम्पशन से नहीं आते। हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का माहौल, वो भी अनजाने में एक बड़ा थ्रेट बन सकता है। ये स्लाइड उन्हीं रिस्क्स को हाईलाइट करती है जो हमें आमतौर पर दिखाई नहीं देते। जरा सोचिए, मेडिकल इमेजिंग से निकलती रेडिएशन या पुराने पेंट और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से लेड एक्सपोजर। दिस इज प्रिसाइसली वाई एक काउंसलर के तौर पर जब आप किसी क्लाइंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उनकी एनवायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री के बारे में पूछना भी असेसमेंट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखने के बाद अब हम अपना फोकस अंदर की तरफ करते हैं, यानी मैटरनल फैक्टर्स पर। 9 महीने तक माँ का शरीर ही बच्चे की पूरी दुनिया होता है, राइट? और उसकी हेल्थ, उसकी वेलबींग सीधे तौर पर उस डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट को शेप करती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, मैटरनल डिजीजेज, न्यूट्रिशन, उम्र और यहाँ तक के साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये सब अलग अलग इश्यूज नहीं हैं। इनमें से हर एक चीज डेवलप हो रहे बच्चे पर सीधा असर डाल सकती है। ये एक कोर कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करता है। एक माँ की फिजिकल और मेंटल वेलबींग बच्चे की हेल्थ से हमेशा जुड़ी रहती है। RH इनकम्पैटिबिलिटी इसका एक परफेक्ट मेडिकल एग्जाम्पल है। अगर एक RH नेगेटिव माँ एक RH पॉजिटिव बच्चे को कंसीव करती है तो उसका इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज बना सकता है जो बच्चे के रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करें। ये एक सीरियस कंडीशन है, नो डाउट, लेकिन मेडिकल इंटरवेंशन से इसे मैनेज किया जा सकता है। आपका रोल एज अ काउंसलर यहाँ क्या हो सकता है? क्लाइंट्स को उसके बारे में समझाकर उनकी एंग्जाइटी कम करना और उन्हें सही मेडिकल एडवाइस लेने के लिए एनकरेज करना। ऑलराइट, 9 महीने की इस प्रीनेटल जर्नी के बाद हम आते हैं आखिरी पड़ाव पर, द बर्थ प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन इसके अपने अलग स्टेजेस हैं और इसमें भी कुछ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। यहाँ हम लेबर के 3 अलग अलग स्टेजेस देख सकते हैं,
स्टेज 1 जो सबसे लंबा होता है, जिसमें सर्विक्स डायलेट होता है। स्टेज 2 बेबी की डिलीवरी है और स्टेज 3 प्लेसेंटा की। इस प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस को समझना आने वाले पेरेंट्स के लिए इस पूरे प्रोसेस को डीमिस्टिफाई करने में यानी आसान बनाने में बहुत मदद कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये प्रोसेस हमेशा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। कभी-कभी इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जो एक प्रिडिक्टेबल इवेंट को एक मेडिकल चैलेंज में बदल सकती हैं। चलिए कुछ सबसे अहम कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करते हैं। ओके, इन दो टर्म्स के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। प्री टर्म का मतलब है जो बच्चे 37 हफ्ते से पहले पैदा होते हैं, सिंपल। लेकिन स्मॉल फॉर डेट का मतलब है कि बच्चे का वेट उसकी जेस्टेशनल एज के हिसाब से कम है, भले ही वो फुल टर्म पैदा हुआ हो। तो एक टाइमिंग से जुड़ा है और दूसरा ग्रोथ और वेट से। दे आर नॉट द सेम थिंग। एनॉक्सिया यानी बर्थ के समय ऑक्सीजन सप्लाई में कमी, ये सबसे गंभीर कॉम्प्लिकेशंस में से एक है। हमारा ब्रेन ऑक्सीजन की कमी के लिए बेहद वल्नरेबल होता है और कुछ देर का एनॉक्सिया भी परमानेंट डैमेज कर सकता है, जिससे सेरेब्रल पाल्सी जैसी लाइफ लॉन्ग कंडीशंस हो सकती हैं। तो हमने काफी सारे बायोलॉजिकल फैक्ट्स कवर कर लिए हैं, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सो व्हाट? इस सब का आपके लिए एक काउंसलर के तौर पर क्या मतलब है? ये नॉलेज आपकी प्रैक्टिस के लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इन सभी डॉट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। देखिए, इस पूरे सेशन का कोर टेकअवे बस यही है। आपका रोल सिर्फ सलाह देने से कहीं आगे है। आपका असली रोल है परिवारों को इस नॉलेज से एम्पावर करना, उन्हें एजुकेट करना, ताकि वो अपने आने वाले बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। इस सारी जानकारी को आप अपने प्रोफेशनल टूल किट की तरह देखें। इससे आप आने वाले पेरेंट्स को लाइफस्टाइल चॉइसेस पर एजुकेट कर सकते हैं। आप प्रेगनेंसी का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मैनेज करने में उनकी मदद कर सकते हैं, और अगर गॉड फॉरबिड कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो आप उस फैमिली को क्रिटिकल सपोर्ट देकर सही रिसोर्सेज की तरफ गाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं, जिसके बारे में आपको सोचना है। आप इस एकेडमिक नॉलेज को रियल वर्ल्ड कंपैशनेट सपोर्ट में कैसे बदलेंगे? आप आज जो सीखा है उसका इस्तेमाल फैमिलीज को एम्पावर करने और आने वाली जनरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे करेंगे? थैंक यू।